बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पुस्तक का अध्याय 2, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 हमने पढ़ लिया था और यदि आपने इसके वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ जाए। और हम इसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे। प्रश्न नंबर 1 से 3 तक हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से 3 तक का वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल की अभी आई लिंक पर देख सकते हो या चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जिससे कि आप आगे के प्रश्न भी कर लो। यदि आप ये कर लोगे तो आपको बाकी के करने भी आसान हो जाएंगे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो हमें 2 सूची बनाकर, पहली सूची में तो हमें फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और प्रभाव लिखने हैं और दूसरी में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभाव को दर्ज करना है या लिखना है। तो इसे हम अपनी कॉपी में करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका उत्तर है फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं एवं प्रभाव। ठीक है, फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और उसके जो प्रभाव थे वो ये हैं। तो पहला है 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। शहर की बनावट जनता में मौजूद भिन्नता बताती थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थे। तो 1917 में जो सर्दियां थी उस समय राजधानी जो पेट्रोग्राद की उसकी हालत बहुत खराब थी। शहर की बनावट जो थी वो भिन्न थी, क्योंकि शहर में जो है एक तरफ नदी के जो दाएं तट पर तो मजदूर लोगों के निवास स्थान थे, क्वार्टर थे और कारखाने थे, जबकि बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। दूसरा नंबर है फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। तो जो पेट्रोग्राद का जो शहर था उसी की यहाँ बात हो रही है। जो मजदूरों वाला इलाका था वहां पर खाद्य पदार्थों की या खाने के पदार्थों की, खाने की सामग्री की भारी कमी हो गई थी। उस साल ठंड भी बहुत ज्यादा थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे। वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने की कोशिशों का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह सरकार बची रहे, संसदीय प्रतिनिधि, तो वह ड्यूमा को भंग करने की कोशिशों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जार जो है वो चाहते थे कि वो ड्यूमा को भंग कर दे। जो ड्यूमा थी वह निर्वाचित संसदीय प्रतिनिधि थी। ठीक है, निर्वाचित संसदीय प्रतिनिधि थी, जो कि 1905 की क्रांति के समय इसका बनना तय हुआ था और यह अभी थी। लेकिन जार जो थे वो चाहते थे कि वह ड्यूमा को भंग कर दे। तीसरा पॉइंट है 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। यह भी एक मुख्य घटना थी जो उस समय होती है। जो 22 फरवरी को यह घटना हुई थी कि एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी और अगले दिन मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। फिर अगला है रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाए गए। सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। तो यहाँ पर जो मजदूरों की हड़ताल हुई थी और रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी के लिए जो नारे लगे थे और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था बड़े स्तर पर, इससे जार ने जो है ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था। वो उसे बर्खास्त पहले से ही करना ही चाहते थे। फिर अगला है जब इतनी हड़ताल हुई, लोगों ने बहुत किया, विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी थी। तो ये फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं हैं जो हुई थी। तो आपको याद करनी पड़ेगी, पॉइंट आप याद कर लो बच्चों, तो आपको याद हो जाएगी। अब इसके प्रभाव पढ़ेंगे हम। जो फरवरी क्रांति हुई थी उसके प्रभाव क्या हुए थे। तो इसके प्रभाव हुए थे जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा ली गई। तो फरवरी क्रांति के बाद जार ने जो है गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है, उनके गद्दी छोड़ने के बाद जो एक
निर्वाचित सरकार है, अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। और जनसभा और जो उसने निर्णय करे थे वह थे कि जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा ली गई थी जो जार ने लगाई थी। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो लेनिन ने 3 मांगे करी थी उन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य प्रभाव थे कि ये मांगे हुई थी और ऐसा किया भी गया था और जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा ली गई थी। फिर अगला जो पॉइंट था प्रश्न में कि एक सूची हमें अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं की बनानी थी। तो अक्टूबर क्रांति की घटनाएं इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, ये 1917 की घटना है अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसने बहुत से बोल्शेविकों ने कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो इस तरह से बोल्शेविकों का वहां पर अक्टूबर क्रांति के समय नियंत्रण हो गया था। अब प्रश्न 5वां है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए, तो इसका उत्तर हम कॉपी में करेंगे। तो यह जो है परिवर्तन जो किए थे वो यह थे। पहला है जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। दूसरा है शहर में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। ठीक है, तो किसानों को छूट दे दी, वह जमीन पर कब्जा कर सकते थे। और दूसरा यह कि जो बड़े मकान थे, ठीक है, वो मकान मालिक को तो उनका हिस्सा छोड़कर बाकी जो मकान था उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बेघरबार और जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी गई। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। तो एक परिधान भी निर्धारित किया गया था जो कि सोवियत टोपी था और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो यहाँ मुख्य बातें हमने लिख दी है, आप और भी पुस्तक में से लिख सकते हो। अब इसके बाद अगला जो है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हमें इनके बारे में संक्षेप में लिखना है। कुलक, ड्यूमा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी, स्टालिन का सामूहिककरण का कार्यक्रम। तो ये बच्चों हम कॉपी में करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ जाओ। तो पहला जो है कुलक, ठीक है, कुलक के बारे में हम संक्षेप में लिख देते। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। स्टालिन का मानना था कि कुलक अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। तो कुलक जो है संपन्न किसानों को कहा जाता था और स्टालिन के समय में स्टालिन को जब ऐसा लगा कि जो कुलक है अनाज इकट्ठा कर रहे हैं तो उनके जो ठिकाने थे, उनके जो स्थान है वहां पर छापे मारे गए और अनाज जो है इकट्ठा करके जनता के बीच बांटा गया था। दूसरा शब्द था ड्यूमा। ड्यूमा जो एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा जाता था। रूस में जार ने 1905 की क्रांति के समय ड्यूमा के गठन की अनुमति दी। तो 1905 की क्रांति के समय ड्यूमा के गठन की अनुमति दी गई थी, हमने पढ़ा भी था ये।
अब अगला नंबर जो है तीसरा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। फरवरी क्रांति में भी बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। 22 फरवरी 1917 को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दे दिया गया था क्योंकि उस दिन वहां पर जो क्रांति हुई थी उसके कारण। और जो वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन रूस में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसके कारण ये स्थिति है, कैलेंडर के फर्क के कारण है। ठीक है, अब महिला कामगार अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। तो ये महिला कामगार जो थी उस समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था, अपना योगदान दिया था 1900 से 1930 के बीच की क्रांति में। चौथा है उदारवादी। रूस में समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो रूस में जो उदारवादी थे, उदारवादी जो समूह था, वह उनकी जो विचारधारा क्या थी, तो वे जो है समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह जो था उदारवादियों का था, जो कि चाहते थे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। और उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी जो समूह था वो वंश आधारित शासकों को नहीं चाहता था, है ना, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। पॉइंट है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो रूस में अनाज के संकट को दूर करने के लिए, क्योंकि अनाज का संकट पैदा हो गया था उस समय, रूस में अनाज के संकट को दूर करने के लिए स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। तो सभी किसानों को उन्होंने आदेश जारी कर दिया था कि वे अब सामूहिक खेती करेंगे। और सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। ठीक है, कोलखोज। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। तो यह स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम था।